गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज के मैं इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स का PDF बना रखा है। आप लोग कम समय में अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो, पूरे नोट्स की जानकारी ले सकते हो। तो इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ऑनलाइन स्टडी के लिए जो छात्र इच्छुक है वो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेसिक जो डिफिनीशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, तो हो जाएगा चार्ज एट रेस्ट। तो जो फोर्स जो स्टैटिक चार्ज के बीच लगता है, जो पोटेंशियल स्टैटिक चार्ज के बीच जनरेट होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to the electrical force। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह का मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। ये डिपेंड करता है काइंड्स ऑफ चार्ज पे भी। हमारे पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका मास मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻727 kg। एग्जाम्पल यहाँ पर है कि दो बॉडी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, 10⁻² मीटर भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे F = gm1m2/r²। यहाँ पर दिख रहा होगा g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m1 m2 दोनों सेम है, इसलिए हम लोग 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर बोल सकते हैं। r की जगह पर 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, फाइनली जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरह से 5.5 × 10⁻67 न्यूटन ये फोर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ चार्ज पे। तो काइंड्स ऑफ चार्ज में यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहा होगा कि ये दोनों चार्जेस जो एक जैसा है, जिसके कारण रिपल्सन हो रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे से काफ़ी दूर जा रहा है, तो यहाँ पर नेचर जो हो जाएगा वो रिपल्सिव हो जाएगा। वही दूसरे केस में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो दोनों बॉडी जो है यहाँ पर स्टिक हो जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, सट जा रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी अपना निकल कर आ जाएगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पर कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो जाएगा, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। एक MCQ भी यहाँ बन के आ जाएगा कि बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, जो मैंने लिख रखा है सिल्वर, जो बेस्ट कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर ऐसा मटेरियल मीडियम जिसमें हम लोग किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा पाएंगे। वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलेटर का। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट्स एक्वायरिंग 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। 2 तरह का चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में हम लोग जो क्लासिफिकेशन करके रखा है, ग्लास रॉड हो जाएगा, फर हो जाएगा, वुडन कोच हो जाएगा, वुडन कारपेट हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा और ड्राई एयर, ये सब आ जाएगा पॉजिटिव चार्जेस में। निगेटिव चार्जेस में आ जाएगा सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट, प्लास्टिक सेट, रबर, शूज़, क्लॉथ, कॉम्ब, ये सब आ जाएगा अपना निगेटिव चार्जेस में। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर। इंडक्शन, इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड करना मतलब हो जाता है कि चार्ज डेवलप कराना। तो
in charging by induction, a charged body A imparts to the another body B some charge of opposite sign without any actual contact between A and B. Obviously, body A shall not lose any charge. It is not in contact with B. बॉडी ए जो है वो किसी भी तरह के चार्ज लूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो बॉडी बी के कांटेक्ट में नहीं है, बट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर कर रखा है, वो आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग मेटेलिक स्पेयर लेंगे और एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेंगे जो यहाँ पर अनचार्ज। एक इंसुलेटिंग स्टैंड हम लोग यहाँ पर ले रखा है, इसमें अभी किसी भी तरह का कोई चार्ज हम लोग नहीं दिए हैं। स्टेप नंबर बी में आ जाएंगे। व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज्ड मेटेलिक स्पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पेयर अटैच्ड एंड स्टार्ट पिलिंग अप एट द नियरेस्ट एंड। यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दूसरे वाले में कि अगर हम लोग प्लस चार्ज यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पर जो स्पेयर बन रहा है वो स्पेयर में हम लोग का यहाँ पर नियरेस्ट में माइनस 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 चार्ज आ जाएगा, इसको अपोजिट में यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा ताकि स्पेयर भी न्यूट्रल रह सके। स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा कि स्टेप नंबर 3 हम लोग देखेंगे अभी। स्टेप नंबर 3 में व्हेन द स्पेयर इज़ ग्राउंडेड, अगर स्पेयर को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं दैट इज़ इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ, अर्थिंग कर देंगे हम लोग कंडक्टिंग वायर से। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो ग्राउंड में चला जाएगा स्पेयर का, और जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वो फर्दर एंड पे। तो न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर्दर एंड ऑफ द चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस जो स्पेयर का वो ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे भाई हम लोग यहाँ पर। तो जब अर्थिंग कर देंगे तो हम लोग का इस तरह से प्लस चार्ज था, स्पेयर का माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ जो प्लस चार्ज अपना वो ग्राउंड हो जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में सिर्फ चार्जेस बचेगा, कौन सा चार्जेस बचेगा वो हो जाएगा सिर्फ माइनस चार्ज। तो स्टेप नंबर डी में क्या है कि व्हेन द स्पेयर इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, अगर स्पेयर डिस्कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड से तो निगेटिव चार्ज कंटिन्यूसली हेल्ड ऑन द नियरेस्ट एंड। जो निगेटिव चार्जेस है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये निगेटिव चार्जेस ये उसी तरह रह जाएगा। अब यही निगेटिव चार्ज जो है स्टेप नंबर 5 में आकर के क्या हो जाएगा कि जो ये निगेटिव चार्ज है यही सब जगह जा कर के स्प्रेड हो जाएगा। व्हेन द ग्लास रॉड इज़ रिमूव्ड, जब ग्लास रॉड को हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं, इस ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा यूनिफॉर्मली पूरे स्पेयर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज़, कैसे चार्ज प्रोसेस, कैसे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि हम लोग सीधा फार्मूला लगा देते हैं Q = N × E, जहाँ पर N जो होता है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है और E का वैल्यू हम लोग को पुट करना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, Q टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है। तो टोटल चार्ज कैसे हम लोग निकालेंगे? तो चार्ज तो भैया एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है तो दोनों चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो Q = हो जाएगा Q1 + Q2। Q जो है वो अपना आ जाएगा Q = Q1 + Q2। सिंपल सा है। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -N1 ही, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, तो N2 × E हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा N2 - N1 × E। टोटल चार्ज इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोग देखेंगे। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ ये होता है कि दो चार्ज बॉडी हम लोग लेंगे, दोनों चार्ज बॉडी के बीच सेपरेशन जो है वो हो जाएगा R,
ये हो जाएगा यहाँ पर Q1 और ये हो जाएगा चार्ज यहाँ पर Q2। तो कूलम्स जी ये बतलाए थे कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। जब यहाँ पर ये F हटेगा तो वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K को भैया हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। डायमेंशन जब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का तो डायमेंशन मैं यहाँ कर रखा हूँ, देख सकते हो आप लोग कि 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई का तो डायमेंशन निकलेगा नहीं, कांस्टेंट है। F का डायमेंशन हो जाएगा mL/t-2। Q का हो जाएगा A × दो बार है और R का हो जाएगा L स्क्वायर। जब डायमेंशन वो निकालेंगे तो डायमेंशनल वैल्यू आ जाएगा m-1, L आ जाएगा -3, T हो जाएगा 4 और A स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का, जो न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ आज के चैप्टर के लिए स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आज डिस्कस किया। इसके बाद मैं एक डेली प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने टॉपिक अभी तक डिस्कस किया उस पर बेस्ड है। तो इसे आप लोग ट्राई कर सकते हो न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगा। आप और भी हैंड रिटन नोट्स और इससे जुड़े वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। थैंक यू।